हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टाइम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम टाइम क्लोज का प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे करते हैं और टाइम क्लोज का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। इसके अलावा टाइम क्लोज के बारे में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो टाइम क्लोज होती है वो एक प्रकार की एडवर्ब क्लोज होती है। तो एडवर्ब क्लोजेज ऑफ टाइम को हम व्हेन, व्हेनेवर, अनटिल, टिल, सिंस, नाउ, एज, वाइल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सुन एज और द मोमेंट आदि कंजंक्शन से शुरू करते हैं। ये कंजंक्शंस उस पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करते हैं जब मेन क्लोज का एक्शन घटित होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है जिसमें दो क्लोज हैं। ठीक है, एक क्लोज ये है और एक क्लोज हमारे पास ये है। अब यहाँ पर ये है मेन क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास है मेन क्लोज और यहाँ पर क्योंकि ये दो क्लोजेज होंगी, एक क्लोज ये है, दूसरी क्लोज ये है, तो यहाँ पर होगी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, एक तो मेन क्लोज हो गई, दूसरा हमारे पास होगी यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होगा, ये यहाँ पर ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये यहाँ पर एक कंजंक्शन से शुरू होगी और ये कंजंक्शन जो है वो इन कंजंक्शन में से आपको मिलेगा, इनमें से when, whenever, until, till, since, now, as, while, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सुन एज, द मोमेंट। ठीक है, इन कंजंक्शंस में से यहाँ पर कोई कंजंक्शन आपको मिलेगा और यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी ये। तो ये जो क्लोज होगी ना सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको हम टाइम क्लोज कहते हैं क्योंकि ये टाइम के बारे में बताती है। अब किस टाइम के बारे में बताती है भाई, ये जो मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ है ये इसके टाइम के बारे में बताती है कि यहाँ पर ये जो एक्शन हुआ मेन क्लोज में इसका टाइम क्या था। ठीक है, और ये क्लोज जो है सबऑर्डिनेट क्लोज होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये एडवर्ब क्लोज होती है क्योंकि जो टाइम बताती हैं जो भी क्लोजेज उनको हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो तीन टाइप की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये मैं आपको लास्ट की वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर हम इस क्लोज को देखिए, जो एडवर्ब क्लोज होती है ना उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं, नाउन क्लोज होती है उसको भी हम सबऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं और एडजेक्टिव क्लोज होती है उसको भी हम सबऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज के जो टाइप्स होते हैं वो थ्री होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो जो एडवर्ब क्लोज होती है उसके 9-10 टाइप्स अलग से होते हैं, उनमें से एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो है वो एक टाइप है एडवर्ब क्लोज का। ठीक है, तो जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होती है वो इन कंजंक्शन से शुरू होगी, व्हेन, व्हेनेवर। ठीक है, जो भी एक कंजंक्शन से इनसे जो है ये क्लोज शुरू होगी और इस क्लोज का काम क्या होगा, इस क्लोज का काम होगा जो मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ है उसके टाइम को बताना। ठीक है, ये इसका काम होगा। उसके अलावा ये मैं आपको लास्ट की वीडियो में बता ही चुका हूँ कि आप क्लोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, क्लोज को फाइंड आउट करने का एक आसान सा तरीका है कि आपको मान लीजिए कोई सेंटेंस दिखाई दे रहा है यार यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आप इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जो पेयर है ना वो ढूंढ लीजिए। जितने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पेयर यहाँ पे आपको मिलेंगे इस सेंटेंस में उतने क्लोज यहाँ पे हो जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट होने चाहिए, ये कंडीशन है। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है तो वहाँ पर वो एक सिंपल सेंटेंस होगा क्योंकि वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर सिर्फ वो एक सिंपल सेंटेंस और वहाँ पर आप उसको क्लोज नहीं कह सकते। ठीक है, क्लोज तभी होती है जब एक बड़ा सेंटेंस और उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जो कॉम्बिनेशन है, जो पेयर हैं, जो ग्रुप्स हैं वो एक से ज़्यादा हों। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको मिल गया, फिर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ मिल गया, एक फिर आगे चल के सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको और मिल गया। आपको सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हैं ना ये सभी एक कंजंक्शन से जो है ना कनेक्ट किए हुए मिलेंगे। इनको जोड़ा जाएगा तो भी किसी से तो जोड़ा ही जाएगा इन सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स को। तो इन सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स को जिससे जोड़ा जाएगा जिस शब्द से उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आपको मिले, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो तीन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो गए। तो ध्यान रखिए जितने सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन मिलेंगे कंजंक्शन उस सेंटेंस में आपको एक कम मिलेगा। जैसे यहाँ पर तीन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आपको मिल गए तो कंजंक्शन कितने मिलेंगे, दो, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ। तो इस तरह से हम जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देख पाते हैं
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम जो है इस प्रकार सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन देखते हैं। जितने सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे उतने ही क्लोज मिलेंगे। और इन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन में जिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन की शुरुआत किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। ये मैंने लास्ट की वीडियो में बड़े डिटेल से आपको समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लास्ट के 5-6 वीडियो हैं क्लोज के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है ना, इसकी शुरुआत किसी भी कंजंक्शन से नहीं हुई, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इनकी शुरुआत किसी न किसी कंजंक्शन से होगी, ठीक है। तो अगर इनकी शुरुआत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज में ये किसी भी टाइप की क्लोज हो सकती है, नाउन क्लोज भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है, एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है, ठीक है। ये इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो तब हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो क्लोज है ये किस टाइप की क्लोज है। उसके अलावा अगर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहे हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब है, देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद करने का मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि आप ये याद कर लीजिए, फैन बॉयज़, ठीक है। अब इनसे जो भी लेटर है ना, ये सभी लेटर से एक ही कंजंक्शन यहाँ पे निकलेगा। जैसे एफ से निकलेगा फॉर, ए से निकलेगा एंड, एन से नोर, बी से बट, और ओ से और ये वाई से यट, और एस से सो भी होता है और स्टिल भी होता है, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शन है ना, बट, और, सो, स्टिल, फॉर एंड, नोर, यट, ये सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अगर कोई क्लोज इन कंजंक्शन से शुरू होती है, ठीक है, इन कंजंक्शन से शुरू होती है अगर कोई भी क्लोज, तो वो क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। लेकिन इनको छोड़ के जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ये याद करने का एक आसान सा तरीका भी आपके पास हो सकता है। तो आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कंजंक्शन याद कर लीजिए, ठीक है। आप ये कंजंक्शन आसानी से याद कर सकते हैं इस वर्ड को याद करके, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो कंजंक्शन है ना, फॉर एंड, नोर, येट, सो, स्टिल, बट, और, इन कंजंक्शंस के अलावा जो भी कंजंक्शंस होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। और अगर वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन टाइम के बारे में बता रहा है, मान लीजिए टाइम के बारे में, ठीक है, तो वो वहाँ पर हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। और वो जो ये टाइम के बारे में अगर बताएगा ना ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कोई भी, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन इन कंजंक्शन से शुरू मिलेगा आपको, इनमें से किसी कंजंक्शन से आपको शुरू मिलेगा। तो इस तरह से जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होती हैं वो इन कंजंक्शन से शुरू होती हैं, ठीक है। और ये जो कंजंक्शन है ना, ये एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करते हैं जब मेन क्लोज का एक्शन घटित होता है। आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड होम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसका ये सब्जेक्ट है और ये जो फाउंड द हाउस लॉक्ड है ये इसका प्रेडिकेट है, ये इसका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन का, ये किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है, तो ये हमारे पास होगी मेन क्लोज, ठीक है। ये जो वैन है, ठीक है, ये जो वैन है ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक कंजंक्शन। अब ये हम देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो है नहीं, तो ये कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और इसके बाद ये जो ग्रुप बच गया व्हेन ये जो है आई रीच्ड होम, ये यहाँ पर है हमारे पास एडवर्ब क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें हमारे दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारे पास ये है, ये आई सब्जेक्ट है, और ये जो फाउंड द हाउस लॉक्ड है ये यहाँ पर हमारे पास एक प्रेडिकेट है, ठीक है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। और एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हमारे पास आगे है, जैसे ये आई सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट है रीच्ड होम, तो एक हमारे पास ये है। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं। तो जाहिर सी बात है दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास जो कंजंक्शन होगा वो एक ही होगा, तो ये हमारे पास कंजंक्शन है वैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, इससे पहले तो कोई कंजंक्शन है नहीं, तो ये हमारे पास हो गई मेन क्लोज। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है दूसरा, ठीक है, आई रीच्ड होम, ये जो है इसकी शुरुआत एक कंजंक्शन से हो रही है जो कि है वैन।
तो ये हमारे पास जो क्लोज बनेगी ना, व्हेन आई रीच्ड होम, ये बनेगी हमारे पास एडवर्ब क्लोज। दूसरा, ये जो क्लोज बनी है हमारे पास व्हेन आई रीच्ड होम, ये काम क्या कर रही है? अब ये काम कर रही है, जो मेन क्लोज में जो एक्शन है ना, यह है घर को पाना। अब घर को पाना, मैंने घर को लोक पाया। अब ये टाइम बता रही है कि कब पाया। ठीक है, घर को लोक कब पाया, तो कब पाया? जब मैं वहाँ पे पहुँचा। ठीक है, तो जब मैं घर पहुँचा तो मैंने घर को लोक पाया। तो यहाँ पर ये जो क्लोज है ये हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो होती है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होती है। वो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन का समूह होती है, और जो टाइम क्लोज होती है उनसे पहले कोई ना कोई एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है। ठीक है, और वो कंजंक्शन जो है ना वो टाइम वाला कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है वो। जैसे यहाँ पे वैन जो है ना, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। तो इस तरह से ये जितने भी कंजंक्शंस हैं ना, ये टाइम बताने वाले या टाइम को इंडिकेट करने वाले सारे कंजंक्शंस होते हैं। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम क्लोज, ये एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है और उसकी शुरुआत हमेशा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है। और ये टोटल मिला के जो है ना, ये जो क्लोज बनेगी हमारी, ये एक ऐसी एडवर्ब क्लोज है जो मेन क्लोज में आई एक्शन का टाइम बताती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लोज है और एक यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज है जो कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होती है। उसके बाद है एडवर्ब क्लोज मेन क्लोज के बाद रखे जाते हैं। जितने भी एडवर्ब क्लोजेज होते हैं ना, ये अक्सर हम मेन क्लोज के बाद रखते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें मेन क्लोज से पहले भी रख सकते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस था, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड होम। यहाँ पे हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड द हाउस लॉक्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज थी अर्थात मेन क्लोज, ये हमारे पास थी सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास है मेन क्लोज, ये हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या है? ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है ये, क्योंकि ये हमें टाइम बता रही है मेन क्लोज में हुए एक्शन का। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज थी या ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो है, इसको हमने देखिए शुरू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको शुरू में लिख दिया है और ये क्लोज हमने बाद में लिख दिया। लेकिन अगर आप मेन क्लोज पहले रखते हैं, मेन क्लोज पहले रखते हैं और उसके बाद जो है आप एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है, ये आप बाद में यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है ना, ये कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बीच में कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को आप पहले लिखते हैं, ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, तो यहाँ पे मुझे क्लोज लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। तो अगर आप एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को पहले लिखते हैं और मेन क्लोज को बाद में लिखते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे बीच में दोनों के एक कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कोमा लगाया हुआ है, तो ये छोटी सी बात है यहाँ पे पंक्चुएशन से संबंधित। तो आप एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो है उनको आप मेन क्लोज के बाद में भी रख सकते हैं। जब बाद में रखेंगे तो आपको मेन क्लोज और एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, जो टाइम क्लोज है, उसके बीच में कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम क्लोज अर्थात एडवर्ब क्लोज को पहले रखते हैं और उसके बाद अगर मेन क्लोज को रखते हैं, तो बीच में आपको दोनों क्लोजेस को एक कोमा से अलग करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं हम टाइम क्लोज में जो टेंस है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम क्लोजेस में हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड इन टाइम क्लोजेस टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स एंड शेड्यूल्ड इवेंट्स। जब भी हम टाइम क्लोज में किसी हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स और शेड्यूल्ड इवेंट्स को इंडिकेट करना चाहते हैं, तो हम टाइम क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली व्हेन द सन राइजेस। तो यहाँ पर एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये एक हैबिचुअल एक्शन है और यहाँ पर ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्लोज और ये हमारे पास है यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज अर्थात टाइम क्लोज। यहाँ पर जो व्हेन द सन राइजेस है, ये टाइम बता रहा है मेन क्लोज में आई एक्शन का, अर्थात मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ। कब उठता हूँ? जब सूर्य उदय होता है। ठीक है, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कब उठता हूँ? जब सूर्य जल्दी, कब जल्दी उठता हूँ? मतलब जब सूर्य उदय होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास टाइम क्लोज हुई, ये हमारे पास मेन क्लोज हुई। अब इसकी टाइम क्लोज की शुरुआत कहाँ से हो रही? देखिए, ये एक कंजंक्शन है व्हेन,
ठीक है, तो ये टाइम को बताने वाला कंजंक्शन है, तो इससे इसकी शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर ये एक हैबिचुअल एक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो टाइम क्लोज है हमारे पास, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हेन माय अंकल विजिट्स अस ही ऑलवेज ब्रिंग्स फ्रूट फॉर अस। तो यहाँ पर ये एक हैबिचुअल एक्शन है ये भी, ठीक है। व्हेन माय अंकल विजिट्स, जब मेरे अंकल हमारे यहाँ आते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए फ्रूट्स लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एडवर्ब क्लोज इसको पहले रखा गया है और मेन क्लोज को बाद में रखा गया है। ये जो एडवर्ब क्लोज है इसमें जो कंजंक्शन है वो देखिए वैन है, जो कि टाइम कंजंक्शन है ये, तो इसको पहले रखा गया है। तो इसमें ये एक है, क्योंकि ये की भी एक हैबिचुअल एक्शन है कि जब मेरे फादर जो है, जब मेरे अंकल जो हमारे यहाँ आते हैं तो हमेशा फ्रूट लाते हैं, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम क्लोज पहले है, जो मेन क्लोज है वो बाद में है, तो बीच में देखिए कोमा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन वी हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है टाइम क्लोज और ये यहाँ पर है हमारे पास मेन क्लोज। टाइम क्लोज की शुरुआत एक व्हेन कंजंक्शन से हो रही है और यहाँ पर टाइम क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक जनरल ट्रूथ्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। जनरल ट्रूथ मतलब जब भी हम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो ये उबलता है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है। तो जनरल ट्रूथ है, तो जनरल ट्रूथ को इंडिकेट करने के लिए जहाँ तक भी हम जब भी हम जनरल ट्रूथ के बारे में बताते हैं टाइम क्लोज में, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया। तो जब भी आप टाइम क्लोज में किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताते हैं या जनरल ट्रूथ के बारे में बताते हैं, शेड्यूल्ड इवेंट्स के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे हम जो है ना टाइम क्लोज में प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड इन टाइम क्लोज टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। भाई जब हम टाइम क्लोजेज में फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, जब हम टाइम क्लोज में फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो देखिए आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा, एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये एज सुन एज जो है ना ये एक टाइम कंजंक्शन है, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये कंजंक्शन है, ये टाइम कंजंक्शन है। और इसके बाद जो क्लोज रखी हुई है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम कंजंक्शन है तो ये सारी जो क्लोज बन गई ये हमारे पास टाइम क्लोज है, ठीक है, ये हमारे पास एक सारी टाइम क्लोज बन गई। और ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्लोज, आई विल कॉल यू। तो ये जो एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये जो क्लोज है ये टाइम बता रही है किसका, कॉल करने का, कि भाई मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो ये मेन क्लोज में जो एक्शन होगा उसका टाइम बताया जा रहा है इस क्लोज में, ठीक है। तो आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा जैसे ही मैं अपना होमवर्क समाप्त कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो क्लोज है, ये इसमें जो एक्शन है, आप देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए, ये जो एक्शन है ये कब होगा, ये फ्यूचर में। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, अर्थात ये मेरी टाइम लाइन है, ठीक है, ये टाइम लाइन है, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है और ये भी यहाँ पे फ्यूचर है, ठीक है, ये फ्यूचर है। प्रेजेंट हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो कोई भी सेंटेंस जो होता है ना उसका डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम जो है ना वो प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, ठीक है, आप किसी भी सेंटेंस को जो अगर बोलेंगे ना तो आपको यहाँ बोलता हुआ यहाँ पे आपको समझना है कि आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं इस समय, और फिर उसको रिलेट करना है, भाई किस टाइम से रिलेट करना है। तो मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ कि आई विल कॉल यू, तो जाहिर सी बात है मैं कॉल कब करूँगा, भाई फ्यूचर में ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, विल का यूज़ हुआ है, तो विल फ्यूचर को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई विल कॉल यू इट मीन्स मैं कॉल कब करूँगा, फ्यूचर में। तो उसके बाद कह रहा है कि आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा जैसे मैं अपना काम खत्म कर लूँगा, जो होमवर्क है वो समाप्त कर लूँगा। तो जाहिर सी बात है होमवर्क भी मेरा फ्यूचर में ही समाप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये होमवर्क का फिनिश होना है ना, फिनिश, ये भी फ्यूचर में ही होना है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में ही होना है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर टाइम है, ठीक है ना, ये क्योंकि ये जो होमवर्क का फिनिश होना है ये फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पर ये फ्यूचर टाइम है। तो फ्यूचर टाइम को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने देखिए हैव फिनिश्ड की जगह हमने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो इस तरह से हम जो है ना फ्यूचर टाइम को, जब भी हम टाइम क्लोज में अगर फ्यूचर टाइम को अगर शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम क्लोज में, ठीक है, टाइम क्लोज में आप फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में से आप किसी का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं ऐसे, चाहे आप ये लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से जब आप टाइम क्लोज में किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताएं, ठीक है, या किसी जनरल ट्रुथ के बारे में बताएं, या शेड्यूल्ड इवेंट्स के बारे में बताएं, तो आप टाइम क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आप टाइम क्लोज में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फ्री हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। आप प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि टाइम क्लोजेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, present continuous is used in time clauses to describe actions that are happening simultaneously with the main clause or around the time of the main clause। देखिए, मान लीजिए हम कोई ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो एट प्रेजेंट जो है ना वो प्रोग्रेस में है। तो एक एक्शन यहाँ पे प्रोग्रेस में है और इसके पैरेलल जो है ना कोई दूसरा एक्शन भी प्रोग्रेस में है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन टाइम बता रहा है यहाँ पर मेन क्लोज में जो एक्शन हो रहा है उसका। तो ऐसे में हम दोनों ही जो क्लोजेज होंगी, ये मेन क्लोज होगी और ये टाइम क्लोज होगी, ठीक है, ये टाइम क्लोज होगी। तो यहाँ पर दोनों में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड इन टाइम क्लोजेस, कि हम टाइम क्लोजेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली विद द मेन क्लोज, जो मेन क्लोज के साथ जो है ना साइमल्टेनियसली घटित हो रहे हैं। मतलब ये एक्शन तो घटित हो रहा है, ये तो कंटिन्यू है मेन क्लोज वाला, ठीक है। मेन क्लोज में जो एक्शन है ना वो प्रोग्रेस में है, उसके साथ साथ ही ये घटित हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ ही ये घटित हो रहा है। और ये एक तरह से टाइम बताएगा। ये कैसे बताएगा ये मैं भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये एग्जाम्पल पढ़िए। सी इज स्टडिंग इन अ रूम वाइल हर ब्रदर इज वॉचिंग टेलीविजन। तो ये हमारे पास एक क्लोज हो गई, सी इज स्टडिंग इन हर रूम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये इज स्टडिंग इन हर रूम ये इसका प्रेडिकेट है। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन मिल गया। दूसरा देखिए, हर ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे हर ब्रदर ये सब्जेक्ट हो गया और इज़ वॉचिंग टेलीविजन ये प्रेडिकेट हो गया। तो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल गए हमें, तो हमारे पास दो क्लोज हैं, ठीक है। अब दो क्लोज हैं तो इनका अर्थ हम कैसे निकालें। देखिए, ये हमारे पास एक कंजंक्शन है, दो क्लोज हैं तो सीधी सी बात है एक कंजंक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा दोनों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंजंक्शन है और दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है पहला, ये इससे पहले कोई कंजंक्शन तो है नहीं, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज, और इसको हम कहेंगे वाइल हर ब्रदर इज वॉचिंग टेलीविजन, तो इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में एक कैसी क्लोज है तो ये देखेंगे। तो ये हमें यहाँ पे टाइम बता रही है, भाई सी इज स्टडिंग इन अ रूम, वह अपने रूम में पढ़ रही है। कब पढ़ रही है? जिस दौरान उसका भाई टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से हमें इस क्लोज के द्वारा टाइम बताया जा रहा है। ये जो क्लोज है ना, इस क्लोज के द्वारा क्या बताया जा रहा है? टाइम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये टाइम क्लोज है। अब टाइम क्लोज में देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्लोज है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रेजेंट में ध्यान रखना, ये जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय, मतलब ये प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यू है, कोई एक्शन कॉन्टिन्यू है और उसी के साइमल्टेनियस जो है ना दूसरा एक्शन जो है ना वो प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पर ये एक तरह से ये जो एक्शन होगा दूसरा, ये जो मेन क्लोज है उसमें आए एक्शन का टाइम भी बताएगा, जैसे यहाँ पे ये टाइम बता रहा है। तो ये दोनों एक्शन जो है ना वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रेजेंट के हैं, ठीक है। प्रेजेंट में ही वो रूम में पढ़ रही है और प्रेजेंट में उसका भाई जो है टीवी देख रहा है। तो इस तरह से हम टाइम क्लोज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि हम टाइम क्लोज में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वैसे आपको समझाता हूँ कि हम कैसे जो है टाइम क्लोज में सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास है मेन क्लोज, ठीक है, और ये हमारे पास है टाइम क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास है मेन क्लोज और ये हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लोज और ये बता रही है टाइम, तो इसको हम कहेंगे टाइम क्लोज, ठीक है, टाइम क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो टाइम बताए तो वो क्या होती है? वो एडवर्ब क्लोज होती है,
वो होती है एडवर्ब क्लोज। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि ऐसी क्लोज को हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद और कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रेडिकेट मिलेगा इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद ये वर्ब मिलेगी और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ेगा, तो ये मतलब प्रेडिकेट बन जाएगा, क्योंकि प्रेडिकेट जो होते हैं वो सब्जेक्ट को छोड़कर प्रेडिकेट ही होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आगे प्रेडिकेट बन जाएगा वर्ब के साथ। यहाँ पर आपको एक कंजंक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंजंक्शन मिलेगा। तो आपको देखना क्या है कि अगर इन दोनों क्लोजेज में जो भी एक्शन हुए हैं, एक एक्शन तो ये हुआ है, ये जो वर्ब है ये एक एक्शन को इंडिकेट करेगी, यहाँ पर भी जो वर्ब है एक एक्शन को इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पर ये जो एक्शंस हैं, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर भी एक्शन है और यहाँ पर भी एक्शन है। तो यहाँ पर ये दोनों एक्शंस जो हैं वो, इनमें अगर कारण परिणाम का रिलेशन है, कारण और परिणाम, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, अगर इनमें कारण और परिणाम का रिलेशन है, परिणाम, ध्यान से सुनिए, अगर इनमें कारण और परिणाम का रिलेशन है तो आप दोनों ही वर्ब्स को पास्ट इंडेफिनेट में रखेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट में। और एक चीज़ मैं आपको पहले भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो हम सेंटेंस बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो भी ये सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें हम दो कार्यों के बारे में बताएंगे और दोनों कार्य कब के होंगे, पास्ट के होंगे, प्रेजेंट के नहीं होंगे, पास्ट के होंगे। अब हम मान लीजिए पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं। तो अगर हम पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बताना चाहें और हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे और दोनों ही एक्शंस जो हैं वो एक के बाद तो एक होंगे, भाई पहला एक होगा उसके बाद दूसरा होगा, लेकिन इन दोनों में कारण और परिणाम का रिलेशन होगा, मतलब एक एक्शन कारण होगा और दूसरा उसका परिणाम होगा। ठीक है, तो इसका जो है ना कोज रिजल्ट लगा लीजिए या कोज इफेक्ट लगा लीजिए, तो ये इनमें रिलेशन होगा, ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों ही जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब, ठीक है, और ये वर्ब, दोनों में आपको पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे तो पास्ट सिंपल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पास्ट सिंपल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर भी जो टाइम क्लोज है ना, यहाँ पर भी आपको पास्ट सिंपल ही यूज़ करना होता है ऐसे में। ठीक है, तो ये चीज़ हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए ये सेंटेंस देखिए, व्हेन आई ओपन द विंडो द बर्ड फ्लू आउट। तो मुझे यहाँ पर एक कोमा लगाना था, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये गलती क्यों हो रही है। ठीक है, यार ये कोमा क्यों आएगा, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब क्लोज पहले है और प्रिंसिपल क्लोज बाद में है। तो जब हम एडवर्ब क्लोज पहले रखते हैं, प्रिंसिपल क्लोज बाद में रखते हैं, तो हम दोनों को एक कोमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक कोमा होना चाहिए था जो मैंने नहीं लगाया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो यहाँ पर एक कोमा है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन आई ओपन द विंडो, तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइम क्लोज है, और द बर्ड फ्लू आउट ये हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, कहने को यहाँ पे क्या है, ये एक प्रिंसिपल क्लोज है क्योंकि इसकी शुरुआत किसी कंजंक्शन से नहीं हो रही है। इसमें द बर्ड जो है वो सब्जेक्ट है और फ्लू आउट इसका प्रेडिकेट है। और ये जो क्लोज है हमारे पास व्हेन आई ओपन द विंडो, ये हमारे पास इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ओपन द विंडो इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, और ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लोज बन गई। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज काम क्या करिए, सबऑर्डिनेट क्लोज काम करिए कि ये जो मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ फ्लू, मतलब उड़ना, इसका टाइम बता रही है कि भाई द बर्ड फ्लू आउट, पक्षी उड़ गया। कब उड़ा पक्षी, जब मैंने खिड़की खोली। ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जब भी टाइम बताए तो वो क्या होती है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कह सकते हैं या इसको टाइम क्लोज कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही क्लोजेज जो है ना, वहाँ दोनों में ही देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख रहे हैं कि भाई जो ये टाइम क्लोज है यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट क्यों यूज़ किया, सिंपल पास्ट क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही एक्शंस है ना, दोनों क्लोजेज में, एक तो ये एक्शन हुआ खिड़की का खुलना और एक ये पक्षी का उड़ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो एक्शंस हुए ना, इनमें कारण और परिणाम का रिलेशन है, कोज इफेक्ट या कोज रिजल्ट का रिलेशन है यहाँ पे। भाई मैंने खिड़की खोली, पक्षी उड़ गया। तो यहाँ पे पक्षी क्यों उड़ा, पक्षी इसलिए उड़ा क्योंकि मैंने खिड़की खोली। ठीक है, तो ये का एक्शन हुआ। ठीक है, ये इसका एक्शन हुआ। ठीक है, ये एक्शन हुआ, इसका जो कारण क्या था कि खिड़की का खुलना। तो खिड़की का खुलना इसका क्या हुआ, ये रिजल्ट निकला। तो इसमें आपस में कोज और जो है कोज इफेक्ट या कोज रिजल्ट का जो रिलेशन है बन गया। अगर खिड़की नहीं खुलती तो ये एक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर ये एक्शन नहीं होता तो ये एक्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्शन हुआ, इसका कोज क्या हुआ,
इसका कोज ये हुआ, मतलब ये एक्शन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या निकला, ये। ठीक है, तो इस तरह से इनमें कोज और इफेक्ट या कोज या रिजल्ट का आपस में रिलेशन है दोनों ही एक्शंस में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज अर्थात मेन क्लोज में तो पास्ट इंडेफिनेट है, लेकिन टाइम क्लोज में भी आपको पास्ट इंडेफिनेट ही रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एज सुन एज द थीफ, यहाँ पर एज सुन एज होना चाहिए था, तो आप यहाँ पे एज लगा लीजिए। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रेन अवे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मेन क्लोज है, ये सब्जेक्ट है इसका मेन क्लोज का या प्रिंसिपल क्लोज का, ही, और रेन अवे इसका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर देखिए द थीफ जो है ना वो सब्जेक्ट है और सॉ द पुलिस इसका प्रेडिकेट है, और ये जो एज सुन एज है ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलता है तो वो क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गई हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये हमारे पास मेन क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये टाइम बता रही है, कब किसका टाइम बता रही है, मेन क्लोज में हुए एक्शन का। भाई जो चोर है ना वो भाग गया, रेन अवे भाग गया, तो कब भाग गया, जैसे ही उसने पुलिस को देखा। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज ये टाइम बता रही है, तो ये हो हमारे पास हो गई एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, क्या हो गई, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, और इसको हम टाइम क्लोज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पर देखिए वो चोर है ना वो भाग गया। अब क्यों भाग गया, क्योंकि उसने पुलिस को देखा। ठीक है, यहाँ पर देखना जो है और भागना जो है इनमें कारण और परिणाम का रिलेशन है। भाई अगर वो चोर जो है पुलिस को नहीं देखता तो वो नहीं भागता, वो भाग गया। ठीक है, वो चोर जो है वो भाग गया, इसका कारण क्या है कि उसने पुलिस को देखा, उसने पुलिस को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो भाग गया। तो आपस में कोज और इफेक्ट या कोज और रिजल्ट का रिलेशन है। तो यहाँ पर जब टाइम क्लोज में या टाइम क्लोज वाला एक्शन, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर टाइम क्लोज वाला एक्शन अगर मेन क्लोज वाले एक्शन का कारण हो, ठीक है, अगर टाइम क्लोज वाला एक्शन मेन क्लोज में आए एक्शन का जो है कारण हो, तो हम टाइम क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ तब करते हैं जब मेन क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर, ठीक है, या मैं लिख भी देता हूँ, अगर टाइम क्लोज में या टाइम क्लोज का एक्शन मेन क्लोज के एक्शन का कारण हो। ठीक है, कारण या कोज हो, तो अगर मेन क्लोज में पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो हम टाइम क्लोज में भी पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन क्लोज है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, यहाँ पर भी मेन क्लोज है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और जो ये टाइम क्लोज है, इसमें दोनों ही सेंटेंसेस में जो टाइम क्लोज है उसमें जो एक्शन है वो कारण है मेन क्लोज में आए एक्शन का, तो इसलिए टाइम क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टाइम क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज के एक्शंस में इस तरह का रिलेशन नहीं है, कोज इफेक्ट या कोज रिजल्ट वाला रिलेशन नहीं है, तो हम जो कार्य पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और बाद में होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों जो एक्शन होने वो होंगे पास्ट के, ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है एक क्लोज और दूसरी क्लोज है हमारे पास ये। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, इसका जो सब्जेक्ट है द पेशेंट हैड डाइड, इसमें पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड डाइड इसका प्रेडिकेट हो गया, और यहाँ पर बिफोर कंजंक्शन हो गया। ठीक है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और उसके बाद द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया और केम यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर दो क्लोज है, ये तो पेशेंट हैड डाइड जो क्लोज है इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं है, इसकी शुरुआत किसी कंजंक्शन से नहीं हो रही है, तो ये मेन क्लोज है। और बिफोर द डॉक्टर केम ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि इसकी शुरुआत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो रही है।
और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये टाइम बता रही है मेन क्लोज में आए एक्शन का। ठीक है, मेन क्लोज में आए एक्शन का ये टाइम बता रही है कि भाई द पेशेंट है डाइड, रोगी मर चुका था। कब मर चुका था? डॉक्टर के आने से पहले। तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है यहाँ पर ये। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास दो ही क्लोज हैं। एक क्लोज है हमारे पास ये, और एक क्लोज है ये क्लोज टाइम बता रही है, ये क्लोज टाइम बता रही है, तो ये टाइम क्लोज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका। तो एक तो एक्शन हुआ रोगी का मरना, और एक डॉक्टर का आना। तो अब यहाँ पर इन दोनों ही एक्शंस में कोई कोज रिजल्ट या कोज इफेक्ट का रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे नहीं कि रोगी मरा तो रोगी क्यों मरा कि डॉक्टर आया, या डॉक्टर इसलिए आया कि रोगी मरा। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे इनमें एक्शंस में नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दोनों एक्शंस पास्ट के हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम पास्ट के एक्शंस का जिक्र कर रहे हैं, तो दोनों एक्शंस जो है ना वो पास्ट के हैं। तो आपको क्या करना है कि इनमें देखना है कि पहला एक्शन कौन सा है। तो जो एक्शन देखिए, मैं यहाँ पे आपको टाइमलाइन के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे टाइमलाइन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाई टाइमलाइन। ठीक है, ये मेरा है प्रेजेंट, और ये मेरा है पास्ट, और ये फ्यूचर। फ्यूचर से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, वैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर। ठीक है, अब करते क्या है कि यहाँ पे इस सेंटेंस को हम यहाँ बोल रहे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का डिफॉल्ट स्पीकिंग टाइम प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट में यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो दोनों जो एक्शन है ना ये पास्ट में हुए। तो एक एक्शन हुआ पहले, फिर दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है ना, बारी बारी हुए, पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। ठीक है, इन दोनों, ये जो दोनों एक्शन है, ये जो दोनों सेंटेंस है, इनमें भी ऐसे ही एक्शन का जिक्र है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले एक हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। अब अगर इनमें कोज रिजल्ट या कोज इफेक्ट का रिलेशन है तो हम क्या करते हैं टाइम क्लोज में वही टेंस यूज करते हैं जो प्रिंसिपल क्लोज में है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, कोज इफेक्ट या कोज रिजल्ट का रिलेशन तो है नहीं दोनों ही एक्शंस में, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला एक्शन हुआ, ये जो पहला एक्शन, इसके लिए यूज़ करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसके लिए यूज़ करेंगे, ये जो है बाद में जो एक्शन हो इसके लिए यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि भाई टाइम क्लोज में हम कौन सा एक्शन रखें टाइम क्लोज में। तो टाइम क्लोज में हम अगर हम बिफोर यूज़ करते हैं कंजंक्शन, तो हम टाइम क्लोज में रखते हैं पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट रखेंगे टाइम क्लोज में। लेकिन अगर आप आफ्टर यूज करते हैं, अगर आप आफ्टर कंजंक्शन यूज करते हैं, तो फिर ये जो क्लोज बनेगी ना, ये बनेगी, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि इस सेंटेंस को हम अगर आफ्टर यूज करें तो कैसे लिखेंगे। देखिए, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। तो ये सेंटेंस हो गया अब मेरा ये। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ कि अब ये हमारे पास टाइम क्लोज हो गई, ये ठीक है ना, ये टाइम क्लोज हो गई, और ये हमारे पास मेन क्लोज हो गई। तो अगर हम जो कंजंक्शन है वो आफ्टर यूज करते हैं, तो फिर हमारे पास जो टाइम क्लोज है उसमें हमें पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, जिससे यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो इस तरह से हम टाइम क्लोज में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम टाइम क्लोज में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ टाइमलाइन बना के समझा देता हूँ एक बार पहले। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। ठीक है ना, टाइमलाइन से आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप जो है इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये जो है ना, ये मैंने टाइमलाइन बनाई, ध्यान रखना ये टाइम जो है ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये राइट साइड में ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये मेरा है पास्ट, ये मेरा है प्रेजेंट, और ये मेरा है फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर की तरफ ऐसे टाइम बढ़ रहा है आगे। तो किसी भी सेंटेंस का डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये कोई भी सेंटेंस में बोलूँगा तो मैं यहाँ इस पॉइंट से इसको, यहाँ इस पॉइंट पे इसको रख के और इसको टाइम से रिलेट करूँगा। ये ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा एक पॉइंट होता है। प्रेजेंट क्या होता है, ध्यान रखना, हमेशा ये एक पॉइंट होता है। और ये जो पास्ट होता है ना, ये पीरियड होता है। प्रेजेंट से पहले ये जितना भी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ पूरा ये यहाँ पर एक पीरियड है।
तो पास्ट जो हमेशा वो है एक पीरियड होता है, और जो फ्यूचर होता है वो भी एक पीरियड होता है। तो प्रेजेंट के बाद जितना भी आगे बढ़ेगा, ये जितना भी हम ये देखेंगे आगे, तो ये भी एक पीरियड ही है, ठीक है। तो पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और पास्ट जो फ्यूचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो पीरियड्स होते हैं। तो होता क्या है कि हम पास्ट के दो एक्शंस का जिक्र करते हैं, ठीक है, पास्ट के दो एक्शंस। अब यहाँ पे पास्ट के मान लीजिए एक एक्शन ये है, एक एक्शन यहाँ पे है, अब दो एक्शन है ये। अब दोनों एक्शंस में एक एक्शन कॉन्टिन्यू मिलेगा, ठीक है, एक एक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यू मिलेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक एक्शन कॉन्टिन्यू चल रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम एक्शन है, और दूसरा जो एक्शन है ना वो इस एक्शन को डिस्टर्ब करेगा, इंटरप्ट करेगा। मतलब ये एक एक्शन चल रहा था, देखिए यहाँ पे एक एक्शन चल रहा था, ठीक है, जब भी कोई दूसरा एक्शन हो गया और इसने ये जो एक्शन चल रहा था इसको इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पर ये जो एक्शन चल रहा था इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, और ये जो एक्शन है ना, ये जो इतने इंटरप्ट किया इस लॉन्ग टाइम एक्शन को, इसको हम लिखते हैं पास्ट सिंपल में, ठीक है। पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, वॉज या वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, ये करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट में अगर हम दो एक्शंस का जिक्र कर रहे हैं तो एक एक्शन अगर कंटिन्यू चल रहा है और दूसरा जो एक्शन है ना वो घटित हुआ और इसने इस लॉन्ग टाइम एक्शन को जो कि चल रहा था इसको इंटरप्ट कर दिया, तो जिसने इंटरप्ट किया इसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनेट में, और जो ये चल रहा था इसको हम लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब होता क्या है कि हम जो है ना कंजंक्शन जो है, मतलब टाइम क्लोज को हम किसी को भी बना सकते हैं, टाइम क्लोज हम इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम टाइम क्लोज बनाएंगे, इसको ये जो लॉन्ग टाइम है इसको हम टाइम क्लोज बनाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको वाइल कंजंक्शन से लिखेंगे, वाइल से। और अगर इसको टाइम क्लोज बनाएंगे, मतलब टाइम क्लोज में अगर हम ये शॉर्ट एक्शन रखते हैं जिसने इंटरप्ट किया लॉन्ग एक्शन को, तो फिर इसको हम लिखते हैं वैन कंजंक्शन से, ठीक है। इसको हम वैन कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो एक्शन होगा, ये जो शॉर्ट टाइम एक्शन है जिसने लॉन्ग टाइम एक्शन को इंटरप्ट किया, इसमें जो एक्शन होता है वो टाइम टेकिंग नहीं होता है, वो एक ऐसा एक्शन नहीं होता है जो शुरू हो के और जारी रह सके, ऐसा एक्शन नहीं होता है। वो एक मोमेंट्री एक्शन होता है जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होता है और तभी घटित हो जाता है और ख़त्म, ठीक है। मतलब ये जारी नहीं रह सकता। अब ऐसे कौन से एक्शन है, देखिए हम प्ले को जारी रख सकते हैं, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो हम खेलना जारी रख सकते हैं। भैया मान लीजिए 9 बजे हमने खेलना शुरू किया सुबह, और हम ये एक्शन जारी रहा, चलता रहा और हम 11 बजे तक खेले, ठीक है, तो जारी रहा। अब मान लीजिए राइट है, राइट का मतलब है लिखना, ठीक है, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। तो लिखना मैंने शुरू किया 8 बजे और मैं लिखता रहा 8:30 तक लिखता रहा, ठीक है, 8:30 तक मैं लिखता रहा, मैंने लिखना शुरू किया था 8 बजे, तो जारी रह सकते हैं। ये जो एक्शन है ना ये जारी रह सकते हैं। तो कुछ एक्शंस तो जारी रह सकते हैं शुरू होके और फिर जारी रह सकते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, मतलब वो जारी नहीं रह सकते। जैसे लाइट का जाना हुआ, ठीक है, लाइट का जाना, तो लाइट का जाना मतलब लाइट चली ही जाती है, या तो आती रहती है चली जाती है, ऐसा तो नहीं है कि लाइट जाना शुरू किया और फिर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारा नींद से जगना हुआ, तो नींद से या तो हम सोए ही रहते हैं या जग ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नींद से जगना शुरू किया फिर हम नींद से जग रहे हैं और फिर जाके जग गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से किसी मशीन का स्टार्ट होना, तो मशीन का स्टार्ट होना भी या तो मशीन स्टार्ट जो है नहीं होती है या स्टार्ट हो ही जाती है, दो ही केस होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट होनी शुरू हुई और फिर कंटिन्यू चलता रहा, ये एक्शन चलता रहा और फिर स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्शन होगा, ये मतलब ये जो लॉन्ग टाइम एक्शन होगा ना, इसमें एक ऐसे एक्शन का जिक्र होगा जो टाइम टेकिंग होगा, और ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन होगा जिसने इस लॉन्ग टाइम एक्शन को इंटरप्ट किया, तो ये जो एक्शन होगा ये एक नॉन टाइम टेकिंग एक्शन होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, वाइल सी वाज पिलिंग पोटैटोज सी कट हर फिंगर। तो यहाँ पर ये हमारे पास है मेन क्लोज, आप समझ गए होंगे, ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। इसका जो मेन क्लोज है ये हमारे पास मेन क्लोज है, तो मेन क्लोज का सब्जेक्ट है सी और ये कट हर फिंगर इसका प्रेडिकेट है,
और वाइल सी वाज पिलिंग पोटैटोज, तो यहाँ पे सी जो है ये सब्जेक्ट है और वाज पिलिंग पोटैटोज ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल गए हैं। अब ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है सी कटर फिंगर, इससे पहले कोई कंजंक्शन है नहीं, तो ये हमारे पास मेन क्लोज है। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है सी वाज पिलिंग पोटैटोज, इससे पहले एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रखा गया है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज हमें टाइम बता रही है कि सी कटर फिंगर, उसकी उंगली कट गई, कब कट गई उसकी उंगली, जब वो आलू छील रही थी। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लोज हमें टाइम बता रही है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गई, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गई है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गई है। अब ये जो अब इसमें एक्शन को समझते हैं कि कैसे कैसे एक्शन है। तो देखिए, एक तो है ये कह रहा है कि वाइल सी वाज पिलिंग पोटैटो, जब वो आलू छील रही थी, तो आलू काट रही थी, आलू छील रही थी, तो आलू का काटना है, आलू का छीलना जो होता है वो हम शुरू कर सकते हैं और फिर ये एक्शन जारी रह सकता है भाई। ठीक है, हम मान लीजिए उसने 7 बजे आलू छीलने शुरू किए, काटने शुरू किए, और ये एक्शन चलता रहा 15-20 मिनट तक चलता रहेगा। ठीक है, आधा घंटा भी चलता रहेगा, तो ये जारी रह सकता है ये एक्शन। लेकिन ये जो एक्शन है उंगली का कटना, ये जारी नहीं रह सकता, ये नॉन टाइम टेकिंग एक्शन है। ऐसा नहीं है कि उंगली कटनी शुरू हुई और फिर चलता रहा एक्शन और फिर लास्ट में जाके उंगली कट गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो एक्शन है ना कट, ये नॉन टाइम टेकिंग एक्शन है। और एक चीज़ और देखिए कि ये जो एक्शन है ना, ये कट, उंगली का कटना, ये इस लॉन्ग टाइम एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पर उसने जो है, ये जो सी है, इसने आलू छीलना शुरू किया, तो चलता रहा एक्शन चलता रहा, तब इसकी उंगली कट गई। तो ये जो एक्शन हुआ, ये मोमेंट्री एक्शन हुआ 1 सेकंड के लिए, और इसने इस एक्शन को इंटरप्ट कर दिया। भाई उंगली कटेगी तो जाहिर सी बात है काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरप्ट तो हुआ एक्शन, तो ये इंटरप्ट कर रहा है ये। ठीक है, ये इंटरप्ट कर रहा है। अब हमने टाइम क्लोज किसको बनाया, टाइम क्लोज बनाया लॉन्ग टाइम एक्शन को, तो हमने देखिए इसको वाइल से शुरू किया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब कोई पास्ट के दो एक्शन का जिक्र करें और उनमें एक एक्शन कंटिन्यू रह के और दूसरा एक्शन जो है नॉन टाइम टेकिंग है, मोमेंट्री, और वो उस एक्शन को इंटरप्ट कर दे, बीच में घटित हो गए, तो जो इंटरप्ट कर रहा है उस एक्शन को लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनेट में, और जो एक्शन लॉन्ग टाइम चल रहा था उसको लिखा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब बात हमारे ऊपर कि हम टाइम क्लोज किसको बनाते हैं। टाइम क्लोज अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले एक्शन को बताते हैं तो फिर आप उसको वाइल से लिखेंगे, तो जैसे मैंने इसको लिखा वाइल से। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी वाज पिलिंग पोटैटोज व्हेन सी कट हर फिंगर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वाज पिलिंग पोटैटोज व्हेन सी कट हर फिंगर। तो ये मैंने कोमा गलत लगा दिया, ठीक है, आपको नहीं लगाना है, व्हेन सी कट हर फिंगर। ठीक है, तो देखा आपने। अब मैंने टाइम क्लोज बना दिया इसको, ठीक है, सी कटर फिंगर को। तो आपके ऊपर निर्भर है, आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम क्लोज किसको बनाते हैं। तो अगर आप टाइम क्लोज कॉन्टिन्यूस वाले एक्शन को बनाते हैं तो आपको वाइल से वो जो है सेंटेंस शुरू करना है, वो क्लोज शुरू करनी है। और अगर आप जो है जिस एक्शन ने इंटरप्ट किया, मतलब जो नॉन टाइम टेकिंग एक्शन है, उसको अगर टाइम क्लोज बनाना चाहते हैं तो फिर आपको व्हेन कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल सी वाज पिलिंग पोटैटोज सी कटर फिंगर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वाज पिलिंग पोटैटोज व्हेन सी कटर फिंगर। तो यहाँ पे अब हमने टाइम क्लोज यूज़ कर दी ये। ठीक है, और यहाँ पे ये टाइम क्लोज थी, ये यहाँ पे देखिए ये टाइम क्लोज थी। तो यहाँ पे ये टाइम क्लोज थी, यहाँ पे ये जो है सी वाज पिलिंग पोटैटोज, ये प्रिंसिपल क्लोज बन गई है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लोज थी, यहाँ पर ये टाइम क्लोज बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कैसे भी बना सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप टाइम क्लोज बनाएंगे तो उस टाइम क्लोज में आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे तो वाइल यूज़ करेंगे। अगर आप टाइम क्लोज में इस तरह से जिस एक्शन ने इंटरप्ट किया लॉन्ग टाइम एक्शन को, उसको अगर आप टाइम क्लोज बनाना चाहते हैं तो आप व्हेन यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं, वाइल सी वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर द लाइट वेंट ऑफ। अब यहाँ पर भी ऐसा ये देखिए, द लाइट वेंट ऑफ, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है वेंट ऑफ, तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन मिल गया। उसी प्रकार से ये देखिए, ही वाज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वाज वर्किंग ऑन कंप्यूटर इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। अब ये टाइम बता रही है, ये क्लॉज है ना, टाइम बता रही है। किसका क्लॉज, किसका टाइम बता रही है, मेन क्लॉज में है ये एक्शन का, कि भाई द लाइट वेंट ऑफ, बिजली चली गई, कब चली गई, जब वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था। ठीक है, तो ये जो क्लोज है ना, वाइल ही वाज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ये व्हेन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्शन, पास्ट के दो एक्शन है, एक तो कंप्यूटर पे काम करना और एक बिजली का जाना, पास्ट के दोनों ही दोनों एक्शन जो है ना वो पास्ट के हैं।
अब पास्ट के दोनों एक्शन है तो देखिए कौन सा एक्शन कंटिन्यू था। तो यहाँ पे जो ही है वो काम कर रहा था कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे काम करना कंटिन्यू रह सकता है। तो ये काम चल रहा था चल रहा था चल रहा था, तभी बिजली चली गई। ठीक है, तो ये जो बिजली का जाना हुआ ये एक मोमेंट्री एक्शन है, ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए हुआ। ठीक है, और बिजली का जाना जारी नहीं रह सकता, आप भी जानते हैं बिजली का जाना जारी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि बिजली ने जाना शुरू किया और फिर 8 बजे उसने जाना शुरू किया और 5 मिनट तक ये एक्शन होता रहा और 8:05 पे चली गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिजली जाती है चली जाती है, तो नॉन टाइम टेकिंग एक्शन है। तो यहाँ पे अब हमने जो कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस है उसको टाइम क्लोज बनाया है, तो वाइल कंजंक्शन यूज़ किया है। इसको आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ही वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टाइम क्लोज में आप कौन से एक्शन को डालना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम टाइम क्लोज में पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अगर हम टाइम क्लोज को अगर हम जो है जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है उसको टाइम क्लोज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हाइल कंजंक्शन आपको यूज़ करना है, ये भी आपको देख लेना है। आइए अब देखते हैं कि हम टाइम क्लोज में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इन टाइम क्लोजेज इज यूज्ड टू इंडिकेट कॉन्टीन्यूस एक्शंस इन फ्यूचर। तो इसके लिए मैं आपको एक टाइमलाइन के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये मैंने बनाई एक टाइमलाइन। ठीक है, ये है पास्ट, ये है मेरा प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे कि हम फ्यूचर के 2 एक्शंस के बारे में बता रहे हैं अब। ठीक है, किस टाइम के, फ्यूचर के, जो काम फ्यूचर में होंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर में कोई एक्शन होगा और यहाँ पे 2 एक्शन होंगे, ध्यान रखना 2 एक्शन होंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जब भी कोई एक्शन होता है तो उसके लिए हम कोई जो वर्ब लगाते हैं वो फ्यूचर वाली लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है हम सेल विल देख लेते हैं कि सेल विल का प्रयोग करेंगे हम फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसके बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर फ्यूचर के 2 एक्शन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इनमें से एक एक्शन को हम टाइम के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, एक तो होगा मेन एक्शन, भाई 2 एक्शन है तो एक को तो बनाएंगे हम मेन एक्शन, और दूसरे जो एक्शन होगा ना, दूसरा जो एक्शन होगा उसको हम टाइम उसको उसके द्वारा हम टाइम बताएंगे मेन क्लोज में हुए एक्शन का। और दोनों ही एक्शन के लिए हम अलग अलग क्लोज यूज़ करेंगे। इसके लिए भी एक क्लोज यूज़ करेंगे और इसके लिए भी अलग से हम क्लोज यूज़ करेंगे। क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ऐसे यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हम 2 एक्शंस के बारे में बता रहे हैं, दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं और दोनों के लिए हम क्लोज यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए हम अलग अलग क्लोज यूज़ करेंगे और इनमें से एक एक्शन को बनाएंगे मेन एक्शन, एक एक्शन को बनाएंगे मेन एक्शन, दूसरे एक्शन को बनाएंगे सबऑर्डिनेट एक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट एक्शन। और सबऑर्डिनेट एक्शन, ये जो एक्शन होगा इसको हम टाइम बताने के लिए यूज करेंगे, टाइम बताने के लिए। अब टाइम किसका बताएगा, मेन क्लोज में आए एक्शन का। तो ये जो मेन एक्शन होगा ना इसके लिए तो हम यूज करेंगे सेल और विल। ठीक है, इसके लिए तो हम यूज करेंगे सेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये जो टाइम बताने के लिए ये जो एक्शन यूज होगा ना, टाइम बताने वाला, ये इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप ध्यान रखेंगे और आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ें। तो इसको मैं पहले तो रिमूव कर देता हूँ, एक बार सारे को रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मैंने बनाई एक टाइमलाइन। ठीक है, ये मैंने लिखा पास्ट और ये मैंने लिखा प्रेजेंट। आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है मेरा फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरा प्रेजेंट है। तो पास्ट जो होता है ना वो पीरियड होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको कई बार बता दिया है कि ये जो पास्ट होता है ये पीरियड होता है और जो फ्यूचर होता है ये भी पीरियड होता है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो हमेशा। तो होता क्या है कि ये जो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के बाद ये फ्यूचर है आगे सारा। तो फ्यूचर में मैं 2 एक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, एक एक्शन है मेरा ये और दूसरा एक्शन है ये। ठीक है, 2 एक्शन है फ्यूचर के। तो फ्यूचर के आप 2 एक्शंस के बारे में बता रहे हैं और ये दोनों ही एक्शन जो है ना ये कॉन्टीन्यूस है। मैं रखना चाहता हूँ कि दोनों ही एक्शन कॉन्टीन्यूस हों, मतलब दोनों ही जो एक्शन है वो किस नेचर के हैं, वो प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। और दोनों ही एक्शंस के लिए मैं क्लोज यूज़ करूँगा, इसके लिए भी एक क्लोज यूज़ करूँगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते जाइए बस। तो और इसके लिए भी मैं क्लोज यूज़ करूँगा। ठीक है, अब क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्लोज बन जाती है। और यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो एक्शन है ना, ये प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। यहाँ लिख भी देता हूँ, प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो इनमें से एक को मैं बनाऊंगा मेन एक्शन, ठीक है, एक को मैं क्या बनाऊंगा, मेन एक्शन। तो मान लीजिए मैंने ये बना दिया मेन एक्शन, तो जाहिर सी बात है एक मेन एक्शन होगा तो दूसरा सबऑर्डिनेट एक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट एक्शन। और ये जो सबऑर्डिनेट एक्शन है ना, इसको मैं टाइम बताने के लिए यूज करूंगा, टाइम बताने के लिए, ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये जो मेन एक्शन है ना, इसके लिए तो आपको जो नॉर्मल फ्यूचर टाइम आप एक्सप्रेस करते हैं वो यूज़ करना है। मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल विल यूज़ कर रहा हूँ, सेल और विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो एक्शन होगा ना, सबऑर्डिनेट एक्शन जो टाइम बताने वाला है, इसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। हालांकि ये एक्शन जो होगा ना, ये होगा फ्यूचर में, ये फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेगा, लेकिन यूज़ कर रहे हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के द्वारा आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई विल बी स्टडिंग ऑल नाइट वाइल माई रूममेट इज़ हैविंग ए पार्टी। तो यहाँ पर ये मैंने फिर से टाइमलाइन बनाई, मैं आपको इस टाइमलाइन के द्वारा इसी एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से हम टाइमलाइन बना देते हैं। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये मेरा है फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर दो एक्शन है, आई विल बी स्टडिंग ऑल नाइट, ये मेरी प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन है नहीं। यहाँ पर मेरी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये जो क्लॉज है इसमें एक सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, इज हैविंग ए पार्टी, और इससे पहले एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई यहाँ पर, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वाइल माई रूममेट इज हैविंग ए पार्टी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और आई विल बी स्टडिंग ऑल नाइट ये यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो दो एक्शन हुए यहाँ पर, एक तो स्टडी करना, तो यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर ये जो वर्ब लगी हुई ना, ये फ्यूचर वर्ब है, तो जाहिर सी बात है ये जो स्टडी है फ्यूचर में होगा। तो एक तो एक्शन हुआ स्टडी का फ्यूचर में, और यहाँ पर ये जो एक्शन होना ना, मेरे रूममेट का पार्टी एंजॉय करना, तो ये जो पार्टी एंजॉय करना है ना, ये भी यहाँ पे फ्यूचर में होगा। भाई सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि जिस दौरान मेरे रूममेट जो है ना वो पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, उस दौरान मैं सारी रात पढ़ रहा हूँगा, मतलब मैं तो सारी रात पढ़ रहा हूँगा, ये स्टडी है, ये तो कंटिन्यू रहेगा। साथ में हैविंग पार्टी, ये जो हैविंग पार्टी है ये भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, दो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर के दो पैरेलल एक्शन है, फ्यूचर के ये दो पैरेलल एक्शन है, ये दो पैरेलल एक्शन है। यहाँ पे एक ये जहाँ चलता रहा उसके साथ साथ ये चलता रहेगा, ठीक है। फ्यूचर के दो पैरेलल एक्शन है, दोनों ही कॉन्टिन्यूस में है। अब इनमें से जिस एक्शन को आप टाइम के रूप में यूज करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक्शन देखिए, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में टाइम बताने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लोज है उसको तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट में रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्शन है सबऑर्डिनेट क्लोज में, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए आप कि ये जो स्टडी है ना, स्टडी, ये भी काम फ्यूचर में ही होगा, और ये जो रूममेट का पार्टी एंजॉय करना है ये भी फ्यूचर में ही होगा। तो दोनों काम हैं तो फ्यूचर के, लेकिन क्योंकि मैंने इस पार्टी एंजॉय करने वाले एक्शन को टाइम बताने के लिए यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया है, ठीक है। आई विल बी स्टडिंग ऑल नाइट, मैं सारी रात पढ़ रहा हूँ। कब पढ़ रहा हूँ? जिस दौरान मेरे रूममेट पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो एक्शन लिया ना मैंने, ये एक्शन मैंने टाइम बताने के लिए यूज़ किया है। तो टाइम बताने के लिए यूज़ किया है क्योंकि होगा फ्यूचर में, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे इसको टाइम बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ और ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है, तो इसको मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखना है। तो जो भी एक्शन आप फ्यूचर के लिए यूज़ करें, मान लीजिए कोई फ्यूचर में, ये प्रेजेंट है तो आगे फ्यूचर है, तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसा एक्शन लिख रहे हैं जिसको आप टाइम बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये एक्शन प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब ये फ्यूचर में कहीं प्रोग्रेस में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो इसके लिए आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।